हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि जापान और कोरिया के एस रैंक हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली फाइट मैच होता है। जिनवू इस बात से खुश था कि उसे एस रैंक हंटर्स का बैटल देखने को मिलेगा, लेकिन वो देखता है कि गोतो इस फाइट में हिस्सा नहीं ले रहा था। हंटर माँ अब अपनी पावर से अपने शरीर को बड़ा कर लेता है और चारों एक एक ओपोनेंट चुनकर उनसे लड़ने लगते हैं। लिम और होशिनो की लड़ाई हो रही थी, जिसमें लिम दूर रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अटैक्स लॉन्ग रेंज होते हैं। ये अरेना टॉप टियर मैजिक जेम्स से बनाया गया है। कोई मामूली हंटर तो इसे खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। फिर भी ये लोग इसमें तबाही मचा रहे थे। इधर बेक भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन कुमामोटो उससे लड़ने की बजाय भाग जाता है। कुमामोटो असल में नर्वस हो गया था। बेक समझ जाता है कि गोतो अपने हंटर्स को टेस्ट करना चाहता था कि वो इस मिशन के लिए रेडी हैं या नहीं। ये सोचकर बेक अपने बीस्ट वाले रूप में आ जाता है और हमला कर देता है। ए रैंक वाले हंटर सोच रहे थे कि ये लोग तो जानवर की तरह लड़ रहे हैं, हम तो इनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। तभी टनाका हंटर माँ को हरा देता है और होशिनो भी लिम को हरा देता है। बेक कुमामोटो के पीछे पड़ा हुआ था। तभी होशिनो और टनाका दोनों उससे लड़ने आ जाते हैं। इधर चाहीन कानाए से लड़ रही थी। चाहीन के मूव्स उसे समझ ही नहीं आ रहे थे, इसीलिए चाहीन को पहले डांसर का टाइटल भी मिला हुआ था। चाहीन बड़ी आसानी से कानाए को हरा देती है और इसके बाद बेक की मदद करने जाने लगती है। कुमामोटो चाहीन पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसके मुंह पर पंजा मार देती है, जिससे कुमामोटो को गुस्सा आ जाता है। उसके साथी बोलते हैं कि अब पता नहीं वो क्या करेगा। कुमामोटो चाहीन पर बहुत जोरदार अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक ही जिनवू वहाँ आके चाहीन को बचा लेता है और कहता है कि ये एक फ्रेंडली मैच है और तुम पूरी जान लगा रहे हो। कुमामोटो जिनवू पर ही अटैक कर देता है तो जिनवू तुरंत ही उसे नीचे पटक देता है, जो देख उसके साथियों को यकीन नहीं होता और गोतो पूछता है कि क्या ये सच में जादूगर है। अब उसे खुद ही पता करना पड़ेगा। खैर, जिनवू चाहीन से कहता है कि उसे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि बेक भी हार गया है, तो अब उनकी टीम में कोई नहीं बचा। तभी हानेकावा यहाँ आकर कहती है कि गिल्ड मास्टर गोतो जिनवू से फाइट करना चाहते हैं। जिनवू मन में सोचता है कि डीमन कैसल में जो उसकी पावर अप हुई है उसे टेस्ट करने का ये अच्छा मौका है और वो गोतो से लड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि गोतो को अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। इधर न्यूज में जेजू आइलैंड मिशन के बारे में बताया जा रहा था, जिसे जुनही भी देखती है। वो अब एक नॉर्मल जॉब करती है और जुनही भी इस मिशन की सेंट्री टीम को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लेती है। इधर गोतो और जिनवू लड़ने के लिए तैयार थे। चाहीन सोचती है कि ए रैंक डंजन में उसने जिनवू को लड़ते हुए देखा है, लेकिन क्या वो एस रैंक हंटर को हैंडल कर पाएगा। बेक पूछता है कि आज तो यहाँ हंटर्स भरे हुए हैं, तो चाहीन को बदबू नहीं आ रही, जिस पे चाहीन कहती है कि वो बदबू सहन कर लेगी, लेकिन लड़ाई के मैदान में वो रुमाल लेके तो नहीं जा सकती ना। अब वैसे तो इन्हें एक जादूगर और एक फाइटर की लड़ाई होने ही नहीं देनी चाहिए, लेकिन चाहीन की तरह वो लोग भी देखना चाहते हैं कि जिनवू आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। और बेक को यकीन हो गया था कि जिनवू अवेकन होने के बाद से ही पावरफुल होते जा रहा है। अब जिनवू कहता है कि चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गोतो उस पे अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू इस अटैक से बच गया था। उसकी इतनी तेज स्पीड देखकर गोतो समझ जाता है कि ये जादूगर तो नहीं है। वो अब जिनवू पर पावरफुल अटैक करने लगता है। ये बाकी हंटर्स से काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जिनवू उसके अटैक्स को आराम से डॉज कर सकता है और मुस्कुराने लगता है, जो देख गोतो को बहुत गुस्सा आता है। बाकी लोग तो ये देखकर ही हैरान थे कि जिनवू उन अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। गोतो को अब जिनवू पर बहुत गुस्सा आ गया था, इतना कि वो अब जिनवू को सीधा जान से मारने का मन बना लेता है और पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, जिससे जिनवू के गाल पर खरोच लग जाती है और वो गोतो का हाथ पकड़ लेता है। अगर वो उसकी कलाई पकड़ता तो लड़ाई यहीं खत्म हो जाती, और जिनवू भी इतनी आसानी से मैच को खत्म नहीं करना चाहता। दोनों ही अब एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं। अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो आज किसी की मौत होना पक्का है। दोनों अब फुल पावर से हमला करने वाले थे, लेकिन तभी उनके बीच एक आइस की दीवार आ जाती है और जिनवू और गोतो को बाकी हंटर पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म करो, वरना किसी को ज्यादा चोट लग सकती है। और ये मैच यहीं पर एंड कर दिया जाता है। हंटर माँ जिनवू की तारीफ करता है कि गोतो से लड़ने के बाद भी उसे सिर्फ खरोच ही आई है। जिनवू मन में सोचता है कि अब उसे इन सब की ताकत का पता चल गया है और उसने इन सभी की शैडो में अपने शैडो सोल्जर्स को भी छुपा दिया था, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। गोतो और उसकी टीम अब यहाँ से चली जाती है और जिनवू चेयरमैन गनही से जाकर कहता है कि वो जेजू रेड मिशन में हिस्सा नहीं ले सकता। गोतो अपने वाइस गिल्ड मास्टर रियूजी को बताता है कि उनके बीच एक कमाल का हंटर है जिसका नाम जिनवू है, लेकिन रियूजी देखता है कि जिनवू का नाम तो मिशन वाली
हंटर लिस्ट में है ही नहीं। इधर चाहीन को भी ये खबर मिलती है कि जिन्वू उनके साथ रेड मिशन में नहीं आ रहा। चोई कहता है कि उसकी कोई वजह होगी, लेकिन फिर भी उनके पास टोटल 15 एस रैंक हंटर्स हैं, तो इस बार उन्हें ये मिशन जरूर पूरा करना होगा। जिन्वू घर जाता है और देखता है कि उसकी मदर ने डिनर बनाया था। उसकी मदर 4 साल के बाद हॉस्पिटल से वापस आई है, तो अभी जिन्वू का उनके साथ रहना जरूरी है, इसीलिए उसने मिशन पर जाने से मना कर दिया। इधर जेजू आइलैंड पर हम देखते हैं कि एंट्स के लिए खाने को कुछ नहीं बचा है और वो एक दूसरे को ही खाने लगी हैं। क्वीन कहती है कि उन्हें ये आइलैंड छोड़ना ही पड़ेगा, उन्हें एक पावरफुल सोल्जर की जरूरत है जो उन्हें बाहर लेकर जाए। तभी हम एक बड़े से अंडे को देखते हैं जिसमें से एक एंट बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही इसकी स्किन ब्लैक हो जाती है। ये बिल्कुल इंसानों की तरह खड़ा हो जाता है, यानी कि ये एंट इवॉल्व होकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये जोर से चिल्लाता है जिससे आइलैंड पर पावरफुल एनर्जी बीम निकलती है। न्यूज में बताया जाता है कि जेजू आइलैंड की एंट्स समय के साथ इवॉल्व हो रही हैं। तीसरे मिशन के दौरान तो वो जमीन पर रेंग रही थी और अब तो वो उड़ना सीख गई हैं और दिखने में धीरे धीरे इंसानों की तरह बनती जा रही हैं। इन्हें खत्म करने का मिशन आज शुरू होगा। इधर सोंगयी जिन्हो से कहती है कि वो भी सेंट्री टीम को ज्वाइन कर रही है। सेंट्री टीम में देश के सभी छोटे मोटे हंटर्स हिस्सा ले सकते हैं। ये टीम समुद्र किनारे खड़ी रहेगी ताकि मिशन के दौरान अगर कोई एंट उड़कर शहर की तरफ आती है तो ये लोग उन्हें मार सकें, और इसमें जुनही भी शामिल होती है। और इसी के साथ अगली सुबह जेजू आइलैंड रेड मिशन शुरू होता है। ढेर सारी बैटल शिप्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती है। इन पर भी ए रैंक वाले हंटर्स थे जिनका काम ये देखना था कि कोई एंट उड़कर यहाँ से भाग ना पाए। मिनसुंग भी फोटो खिंचवाने यहाँ पर आया हुआ था। एस रैंक हंटर्स की अटैक टीम भी आइलैंड पर जाने को तैयार थी और उन्हें रिटायर एस रैंक हीलर ब्यूंगू भी ज्वाइन करता है, जिसे देखकर बेक बहुत खुश था। ये सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। इनकी टीम के साथ एक कैमरामैन भी था जो कि सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, बल्कि इनकी फाइट टीवी पर लाइव दिखाई जाएगी, लेकिन उसमें 10 मिनट्स का डिले होगा ताकि अगर कोई हंटर से गलती हो जाए तो उसे एडिट किया जा सके। ये कैमरामैन होने के साथ साथ एक ए रैंक का हंटर भी था और खतरनाक जगहों पर शूट करने की उसे आदत है। पब्लिक को शायद आखिरी बार ऐसा रेड मिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ये लोग सारी एंट्स को खत्म कर देंगे। अगर इनका ये मिशन फेल होता है तो इनके देश का शायद नामो निशान ही मिट जाएगा। गोतो की टीम पहले ही आइलैंड पर पहुंच गई थी और ये सभी हंटर्स आइलैंड में अलग अलग जगह पर मौजूद थे और इसी के साथ रेड मिशन शुरू होता है। सबसे पहले गोतो की टीम अपनी मैजिक पावर रिलीज करती है, जिससे सारे एंट सोल्जर्स नेस्ट से बाहर आ जाते हैं। कुछ सोल्जर्स अटैक टीम के हेलीकॉप्टर की तरफ भी आ रहे थे, जिन्हें चोई अपनी फायर पावर से जला देता है, लेकिन ये एंट्स बहुत ज्यादा थी तो वो एक और फायर अटैक करता है और मन में सोचता है कि आखिरकार वो इस जगह वापस आ ही गया। इसके बाद ये लोग आइलैंड पर उतर जाते हैं। गोतो की टीम 1 घंटे तक एंट सोल्जर्स का ध्यान भटका के रख सकती है। इस टाइम के अंदर इन्हें नेस्ट में घुसकर एंट क्वीन को मारना होगा। इसके बाद आइलैंड पर इंटरफेरिंग रेडियो वेव्स भी छोड़ी जाती हैं, जिससे कि क्वीन सिग्नल भेजकर अपने सोल्जर्स को वापस ना बुला सके। गोतो की टीम एंट सोल्जर्स को मारने में लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि क्वीन के मरने से पहले तो ये लोग सभी सोल्जर्स को ही निपटा देंगे। इनमें एक आइस पावर वाला हंटर भी था जो सोच रहा था कि अगर उसकी और चोई की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। अटैक टीम नेस्ट के अंदर आ जाती है और बाहर जाने का रास्ता भी चोई ने अपनी फायर से बंद कर दिया था ताकि क्वीन भाग ना पाए, लेकिन नेस्ट के अंदर कई सारी टनल्स थी। पता नहीं क्वीन किस में होगी और इनके पास हर टनल चेक करने का टाइम नहीं है, तो चोई अपनी फायर बॉल्स को सभी टनल्स में भेजता है और जो टनल सबसे गहरी थी क्वीन जरूर उसी के अंदर होगी। इधर जिन्वू तो पार्क में अपनी डेली क्वेस्ट वाली कसरत कर रहा था और वो नोटिस करता है कि आज ज्यादा लोग नहीं दिख रहे, सभी टीवी पर रेड मिशन देख रहे होंगे। जिन्वू सोचता है कि मिशन पर सभी टॉप टियर हंटर्स गए हुए हैं तो वो जरूर मिशन को पूरा कर लेंगे जिन्वू के बिना भी। इधर अटैक टीम टनल के अंदर जाती है, लेकिन उन्हें क्वीन नहीं मिल रही थी। तभी एक जगह इन्हें ढेर सारे अंडे मिलते हैं। ये एग चैम्बर होगा जहाँ क्वीन अंडे देती है, लेकिन इनमें से एक अंडा बहुत ही ज्यादा बड़ा था और फूटा हुआ था। उसका साइज देखकर ये लोग डर जाते हैं, पर बेक कहता है कि हमारा मिशन क्वीन को मारना है तो फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो। लेकिन इतने बड़े अंडे को देखकर वो भी डर गया था कि पता नहीं इसमें से क्या निकला होगा। इधर टनाका के शोल्डर पर चोट आ गई थी तो वो अकारी के पास उसे ठीक कराने आता है, क्योंकि वो एक एस रैंक हीलर है। अकारी मस्ती में कहने लगती है कि उसे इस काम के बदले में कुछ चाहिए, पर तभी हजारों एंट सोल्जर्स इनकी तरफ आने लगते हैं तो टनाका कहता है कि मजाक बंद करो और जल्दी मुझे ठीक करो। लेकिन जैसे ही वो पलटता है तो देखता है कि किसी ने अकारी की गर्दन
काट दी थी। इन्हें पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हुआ और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों एस रैंक हंटर को इतनी आसानी से मारने का काम कौन कर सकता है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और क्या बाकी एस रैंक हंटर्स का भी यही हाल होने वाला है? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।